सत्ता के गलियारों से सड़क से संसद तक नेताओं की कथनी करनी का सच जब भी डोलता है, मैं अशोक वानखड़े बोलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नशा में। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। क्यों बोलना पड़ता है, क्यों सवाल उठाने पड़ते हैं? क्योंकि जब सरकार झूठ परोसती है तो फिर रहा नहीं जाता। पत्रकार हूं, सवाल उठाना धर्म है, इसलिए सवाल उठाता हूं, इसलिए बोलना पड़ता है। आज नवंबर 15 है। एक भारत के सपूत जिसने आजादी की लड़ाई में अपना भरपूर योगदान दिया, ऐसे बिरसा मुंडा की जयंती है। न्यूज नशा की तरफ से, तमाम दर्शकों की तरफ से मैं उन्हें आदरांजलि देता हूं। लेकिन जब सुबह उठा तो सारे अखबार, देश के बड़े बड़े अखबार बड़े बड़े विज्ञापनों से पटे हुए थे। बड़े बड़े नेता अपने फोटो बिरसा मुंडा जी के फोटो के साथ, उनके स्टैचू के फोटो के साथ प्रदर्शित करवा रहे थे। जगह जगह से खबरें आ रही थी कि आज फला राज्य में फला मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण किया और आदिवासी इस महान आजादी के योद्धा के प्रति अपनी आदरांजलि दी। हमारे यहाँ ऐसे इवेंट होते रहते हैं और ये जब इवेंट होते हैं तो इसके पीछे कोई वाकई आपकी श्रद्धा होती है या फिर राजनीति होती है। हमारे देश में, क्योंकि बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के आते हैं, आदिवासी समाज उन्हें भगवान मानता है। और माने भी क्यों नहीं, मानना ही चाहिए। क्योंकि उस समय, अंग्रेजों के समय, जब क्रिश्चियन मिशनरीज आदिवासियों को विभिन्न प्रलोभन देकर कन्वर्ट कर रहे थे, तब बिरसा मुंडा भी क्रिश्चियन बने। लेकिन जैसे ही उनको समझ में आ गया कि ये जर्मन मिशनरी जो है वो हमें कहीं ना कहीं हमारे धर्म से दूर लेके जा रही है और उनका मुख्य उद्देश्य हमारे उत्थान का नहीं, अपने धर्म प्रसार का है, तो फिर उन्होंने धर्म त्याग कर वापस अपने आदिवासी संस्कृति, आदिवासी अपनी जो भगवान है, परंपराएं हैं, उसके निर्वहन के लिए सारे समाज को एक किया। और सिर्फ ताकत के बल पे नहीं, अपने विचारों के बल पे वो एक बहुत बेहतरीन संत के समान पूजे जाने लगे। लोगों ने उन्हें भगवान की उपाधि दी। और तब जब देश आजाद नहीं हुआ था तो वर्तमान में जो उनका गांव है, जगह है, वो भले ही वहां आता हो, झारखंड में आता हो, उस समय वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा माना जाता था। अंग्रेजों से लोहा लेने वाले इस आदिवासी सपूत, इस भारत के सपूत को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन फिर हम बात पे आते हैं कि क्या नहीं हो रहा है देश में। हमारे देश में जब सर्वोच्च पद पे लिए किसी का चयन होता है तो उसकी जाति और उसकी धर्म को पहले बताया जाता है, क्योंकि राजनीतिज्ञ उसकी काबिलियत को नहीं, उसके धर्म और उसकी जाति को कैश करने का प्रयास करते हैं। मैं आदर करता हूं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, उसके संघर्ष की, उसके महिला सशक्तिकरण के लिए जो योगदान दिया, उसकी महिला की सशक्तिकरण की जो लड़ाई है, उसका जीवंत उदाहरण हमारी राष्ट्रपति है। लेकिन जब उन्हें राष्ट्रपति पद पर आरूढ़ किया गया, तब उन्हें एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, इसका क्रेडिट लेने का प्रयास किया गया। आदिवासी हमारे देश में इतने एकाएक इंपॉर्टेंट क्यों हो गए? मैं 2011 की जनगणना के हिसाब से यदि देखूं तो हमारे देश में कुल आदिवासी की जो आबादी है वो 8.6% है, 8.5% कह सकते हैं। कुल हमारे यहाँ 550 ट्राइब्स है। 1951 में यह आबादी 5.6 थी। 2011 की जनगणना में यह आबादी 8.6% हो गई। रूरल और अर्बन में डिवाइड किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आबादी है भारत की, उसके 11.3% आदिवासी है
और शहरी आबादी के 2.8% आबादी आदिवासियों की है। संघ उसे आदिवासी नहीं वनवासी कहते हैं। अलग अलग नाम से आप पुकार सकते हैं, लेकिन ट्राइबल्स ही हैं। और उनकी दशा क्या है? मैं आज एक खबर पढ़ रहा था। उसके पहले खबर के पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे देश में। मैंने तो आपको पूरे देश के अनुपात में बताया कि उनकी आबादी कितनी है, लेकिन हम ये सोचे कि 5% से ज्यादा आबादी जिन राज्यों में है, उस राज्यों का यदि मैं लेखा जोखा आपके सामने रखूं, तो आंध्रा में ये 7% है। सॉरी, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में 68.79 यानी 69% आप समझ सकते हैं आदिवासी उनकी आबादी है। खासकर नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा आबादी मिलेगी। आसाम में 12% है। छत्तीसगढ़ में 30.62% है। गोवा में 10% है। गुजरात में 14.75% है। जम्मू कश्मीर में 11.90% है। हिमाचल प्रदेश में 5.71% है। झारखंड में 26.21% है। कर्नाटक में 6.95% है। मध्य प्रदेश में 21.1% है। महाराष्ट्र में 9.35% है। मेघालय में 86% है। मिजोरम में 95% है। उड़ीसा में 22% है। राजस्थान में 13.5% है। सिक्किम में 34% है। त्रिपुरा में 31% है। ये मोटे मोटे तौर पे वर्तमान में जो हमारी केंद्र में सरकार है, उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में तो लोकसभा कम आती है, लेकिन उनके लिए गुजरात जहां 14-15% के आसपास है, राजस्थान जहां 14% के आसपास है, महाराष्ट्र जहां 10% के आसपास है, मध्य प्रदेश जहां 21.9 यानी 22% है, गोवा में 10% है, उड़ीसा में करीब करीब 23% है, झारखंड में करीब करीब 26% है, आसाम में 12% है। ये राज्य सभी राजनीतिक दलों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहां से लोकसभा सीटें ज्यादा है। इसलिए एकाएक जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, बिरसा मुंडा की जयंती बड़े पैमाने पर आयोजित करने का हर सरकार प्रयास करती है। गुजरात में चुनाव है। गुजरात में 14.75% मतलब 15% आबादी आदिवासियों की है, इसलिए वो वोट बैंक की तरह देखे जाते हैं। लेकिन आदिवासियों की स्थिति क्या है? आदिवासियों की स्थिति यदि कहे तो छत्तीसगढ़ जहां करीब करीब 37% आदिवासी, मैंने बताया आपको, वहां की हाल ही की घटना है कि छत्तीसगढ़ में आम इंसान को, शहरी को, नेताओं को, ब्यूरोक्रेट को बीमार पड़ने पे एम्बुलेंस मिलती है। छत्तीसगढ़ में बीमार पड़ने पे दूर दराज में जो जंगलों में आदिवासी बसे हैं, उन्हें बैम्बुलेंस का उपयोग करना पड़ता है। बाम्बुलेंस ये नई टर्मिनोलॉजी है। धन्य है हमारे देश के नेताओं की कि आजादी का अमृत पर्व मना रहे हैं। 75 साल आजादी के हो गए, इसके लिए हम महिमा मंडन करते हैं स्वयं का। हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हम नए रोड्स की बात करते हैं। गडकरी साहब 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई ले जाने की बात करते हैं, 8 घंटे में जम्मू कटरा लेके जाने की बात करते हैं दिल्ली से। कोई मंगलयान की बात करता है, कोई विश्वगुरु होने की बात करता है, कोई फार्मा में हम कितने आगे गए ये बताते हैं। रोज सुबह से शाम तक हम देश कितना महान हो गया और कितना आगे बढ़ा यही सुनते हैं। लेकिन हमारे देश में आज भी एम्बुलेंस का उपयोग होता है आदिवासी क्षेत्र में। दोस्तों, एम्बुलेंस कोई एम्बुलेंस नहीं है। वो ये एम्बुलेंस है जो खटिया के 4 सिरे को रस्सी से बांध के लूप बनाया जाता है, और उस लूप में एक बांबू को फंसा के अपने कंधे पे उठा के जैसे कावड़ ले जाते हैं, वैसे कावड़ के रूप में बीमार को अस्पताल पहुंचाया जाता है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण है। महाराष्ट्र को लग के छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। उस क्षेत्र, इसको दंडकारण्य का क्षेत्र कहते हैं। हाल ही में 8 नवंबर की कहानी यदि मैं आपको बताऊं, तो 8 नवंबर के मतलब ये 2-3 दिन पहले वहां पर एक मोरेवाड़ी करके गांव है छत्तीसगढ़ में,
आदिवासी बहुल गांव है, बॉर्डर पे है, नडकारण्य का पार्ट है। उन्हें पूसे मासा पूंगारी महिला थी, वो बीमार हो गई, कोई इलाज नहीं, गांव में रास्ते भी नहीं, इसलिए घर वालों ने एम्बुलेंस बनाई, क्योंकि बाकी लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, यहाँ एम्बुलेंस बनाई जाती, एम्बुलेंस बनाई, उस पे उस महिला को रखा और कंधे पे लेके सुबह 7 बजे निकले तो शाम को 4 बजे तक 23 किलोमीटर का रास्ता नापते हुए पगडंडियों से, पहाड़ों से, नदियों से वो गढ़चिरौली के भरमगढ़ तहसील के काहिरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर पे पहुंचे। भला उन डॉक्टरों का, उन्होंने ये नहीं कहा आपका आधार कार्ड कहाँ है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किस राज्य के डोमिसाइल हो, उन्होंने सीधा पेशेंट को देखा। डॉक्टर का कर्तव्य पेशेंट को ठीक करना है, और सबने मिलके उस महिला की जान बचाई। मौत दस्तक दे रही थी, लेकिन महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाओं ने उन्हें बचाया। जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एटीएम का काम करती है, वहां के आदिवासियों के लिए उस एटीएम से कुछ नहीं उगलता, ये वस्तु स्थिति है। दूसरी तरफ मैं आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश, जहां आज हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी विजिट पे है। आज वही वहां पर एक नया इतिहास रचने जा रही है। वह इतिहास है पेसा एक्ट को लागू करना। पेसा एक्ट क्या है? हमारे देश में जब संविधान लिखा गया, संविधान बनाया गया, तो 3 टायर सिस्टम था। पहले 2 टायर में संसद आती है, फिर विधानसभा आती है, और तीसरा था पंचायती राज। पंचायती राज तो हमारे यहाँ लागू हो गया, लेकिन जो आदिवासी जनजाति वाला क्षेत्र था, आदिवासियों वाला क्षेत्र था, वह विभिन्न कारणों से पंचायती राज लागू नहीं हो सकता, ऐसी बात की गई। पंचायती राज सबसे पहले मध्य प्रदेश ने लागू किया 1996 में, लेकिन 1986 में अनुसूचित जो जाति जनजाति का जो क्षेत्र था, उनके विस्तार, वहां पे भी पंचायती राज का विस्तार किया जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने एक 15 बिंदुओं की सूची बनाई थी, जिसके तहत ये सुविधाएं उनको देनी थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने, तब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, राजा साहब की सरकार थी, आदिवासियों के लिए सिर्फ कागज पे सोचते थे, तो उन्होंने वहां पे एक राजपत्र जारी किया 1998 में, और उस राज्यपत्र में 16 बिंदु घोषित किए जो कागज पे ही रहे। लेकिन आश्चर्य की बात है, केंद्र सरकार जिन 15 बिंदुओं की बात कर रही थी, उसमें से एक भी बिंदु वहां लागू नहीं हुआ। उसके बाद 2003 में वहां भाजपा की शासन आई। 2003 से 2014 तक भाजपा शासन करती रही। मामा अपने आप को वहां सफल मुख्यमंत्री की गाथा लिखते रहे, लेकिन उनकी सफलता की गाथा में आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं थी। अब जाके उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया पास्को का, और मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध ब्रैकेट में अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार नियम 2022 तैयार किए गए। उसे 19 सितंबर को उन नियमों का ड्राफ्ट जारी किया गया, और प्रभावित सभी पक्षों को अपील की गई कि सुझाव और आपत्ति, इसमें कुछ दावे करने हैं तो आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आज पेसा एक्ट के नाम से ये चीजें लागू होगी। पेसा एक्ट क्या है? पेसा एक्ट आदिवासियों को बहुत सारे ग्राम सभा को अधिकार देते हैं। उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। विस्तार से नहीं, मैं अभी बताएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर लिंक टूटती है। इसमें यह है पेसा एक्ट में खासकर तक कि जो आप, यदि कोई वहां पे विवाद होते हैं आदिवासियों में, इस विवाद को सुलझाने का काम, अधिकार ग्राम सभा को है। वहां ग्राम सभा वनों के तालाब भी ठेके पे दे सकती है। वहां ग्राम सभा वनों के उपज के लिए और वनों में पाए जाने वाले मिनरल्स के लिए आवेदन भी कर सकती है, पार्टिसिपेट भी करती है, ऑक्शन में कर सकती है। वहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वन उपज है उस पे काम भी कर सकते हैं। वहां कोई भी आदिवासी की जमीन यदि कोई लेता है, तो वो बात आदिवासियों की वो जमीन वापस की जाती है। ये काम भी वहां पे बाकायदा यही पेसा एक्ट के तहत
अधिकार मिलते हैं ग्राम सभा को। एक सबसे बड़ी बात है कि पुलिस यदि किसी आदिवासी को अरेस्ट करती है तो उसकी सूचना ग्राम सभा को तुरंत देने की जरूरत है। पुलिस किसी को अरेस्ट करने आती है तो ग्राम सभा को सूचित कर अरेस्ट करना जरूरी है। ऐसी कई चीजें हैं जो आदिवासी समाज के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने अभी की है। कांग्रेस कहती है तो हमने लाया हुआ पेशा एक्ट था, आपने क्या नया किया? लेकिन फिर कांग्रेस ने पेशा एक्ट लाया, दिग्विजय सत्ता में बने रहे, दिग्विजय उद्योगपतियों का और बाकी लोगों का भला करते रहे, लेकिन ये फिर पेशा एक्ट लागू क्यों नहीं किया? वो जो 15 बिंदु थे सरकार के, केंद्र सरकार के, उसे क्यों नहीं लागू किया? जो राजपत्रित, जो आपने गैजेट निकाला था, उस गैजेट में जो 16 बिंदु थे वो कागज पे क्यों रह गए? ऐसे कई सवाल कांग्रेसियों को भी जिसके जवाब उनके पास नहीं। राजनीति करने के लिए सब बोलते हैं, लेकिन शिवराज मामा ने जो पेशा एक्ट लाया उसकी भी बड़ी अजीब कहानी है। वहां के एक अखबार ने आदिवासियों के 12 विधायकों से बात की और पेशा एक्ट के बारे में पूछा, तो उनमें से 12 में से सिर्फ 2 बता पाए कि पेशा एक्ट के मायने क्या है, बाकी ने हाथ ऊंचे कर दिए। मतलब आदिवासी विधायकों को, एमएलएस को यही पता नहीं पेशा एक्ट क्या है, तो ये आदिवासियों को क्या पता पड़ेगा? जब आदिवासियों को उनके अधिकारों के बारे में ही पता नहीं पड़ेगा तो फिर अधिकार कैसा वो एक्सरसाइज कर पाएंगे, उस अधिकार को कैसा बजा पाएंगे? सवाल है। कांतिलाल भूरिया ये इतना ही बोल गए कि हमने लाया था। पेशा एक्ट क्या है इसके बारे में नहीं बता पाए। कांग्रेस के नेता है, विधायक। फिर एक मरकाना है, ओंकार मरकाना, उन्होंने कहा मुझे कोई पता नहीं। ये कांग्रेस के विधायक है। हीरालाल अलव, इन्होंने इतना ही कहा कि वो नियमों में स्पष्टता नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि उन्होंने भी नहीं पढ़ा। सबसे हास्यास्पद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है उनमें प्रेम सिंह पटेल वर्तमान में सामाजिक न्याय मंत्री हैं। उन्होंने कहा मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि एक्ट क्या है, लागू होने दीजिएगा, उसके बाद देखेंगे इसके फायदे क्या है और क्या क्या फायदे होते हैं। सामाजिक न्याय के मंत्री कह रहे हैं ये एक्ट लागू होने जा रहा है। फिर उसके बाद नंदिनी मरवी है, उन्होंने कहा कि भाई ना हमको कोई पता है, ना बताया गया, ना सुझाव पूछे गए, ना कुछ सुझाव मांगे गए, मुझे तो इस बारे में कोई पता नहीं। उसके बाद एक और एमएलए है राम दरोगे दगोरे दोगोरे राम दोगोरे जी ने जरूर कहा कि मैंने 2-3 सुझाव दिए, उसमें से एक सुझाव मुझे लगता है कि हार्डकोर क्रिमिनल को ग्राम सभा के बगैर सूचना दिए अरेस्ट नहीं कर सकते, ये बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। और भी मैंने सुझाव दिए, इन्होंने इतना जरूर कहा। इससे लगता है कि कम से कम इनको इनको पता था, लेकिन बाकी लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उदाहरण के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे, गढ़चिरौली जिले के एक गांव में उन्होंने प्रयास किया था, खासकर पृथ्वीराज सिंह चौहान ने, कि वहां के जो बाम्बू जो उगता है वहां का, उसका बेचने का अधिकार ग्राम सभा को दिया था। जैसे ही देवेंद्र सिंह फडणवीस की सरकार आई, उन्होंने वो अधिकार वापस ले लिए और फिर वन उपज कर दिए। विभिन्न राज्यों में ऐसी कई खबरें आती है जो वाकई आदिवासियों के लिए दिल में दर्द उठता है कि आज 75 साल बाद भी हमारे भाई वही के वही हैं, उसी अंदाज में जी रहे हैं जो 1857 का अंदाज था। और हमारे नेता आदिवासियों के लिए मात्र एक वोट बैंक समझ के समय समय पे योजनाएं बड़े धूमधाम से करती है। योजनाओं के अनाउंसमेंट पे, योजनाओं के अनाउंसमेंट के आयोजन पे, उस विज्ञापन पे जितना खर्चा करते हैं, उतना पैसा यदि आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा, रोड, पानी, बिजली, अस्पताल इसके लिए करे तो वाकई आदिवासियों को लगेगा कि हम उन्हें अपने समझते हैं। नहीं तो वो वन में मस्त में रहते हैं और वैसे ही रह जाएंगे। उन्हें सिर्फ वोट के समय हम पोलिंग बूथ वहां लगाकर उनसे मतदान तो करवा लेते हैं, सत्ता का रास्ता उनके हाथों से या उनके गलियों से हम ढूंढते हैं कि हम कैसे राजधानी में जाकर सत्ता में बैठे सत्ता को पकड़ ले। लेकिन जिनके भरोसे सत्ता में आना चाहते हैं वो लोगों के लिए सिवाय हम बोलने के और कागजी कार्रवाई करने से कुछ नहीं करते। आज भी आदिवासियों का विकास एम्बुलेंस में नहीं,
एम्बुलेंस पे है। ये इस देश की सच्चाई है। इसीलिए जो नेता बोलते हैं, जब सच्चाई डोलती है तो फिर अशोक वानखड़े बोलता है। ये मुझे कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो सच्चाई है मैंने आपके सामने बोली, और जो नेता बोलते हैं उनकी सच्चाई कैसी डोलती है इसको मैंने रेखांकित करने का प्रयास किया। फिर आऊंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।